किसान भाइयों नमस्कार। ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। आपको अलग अलग फसलों पर जानकारी देने के लिए मैं आता हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से आज शिमला मिर्च के शुरू के 15 दिन में क्या करना चाहिए, लगाते समय क्या कैसे करना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप और हमारे बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल का आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए और आप हमारे इस चैनल में शामिल हो जाइए। तो आज हम देख रहे हैं किसान भाइयों कि शिमला मिर्ची, जिसकी काफ़ी फ़ायदा देने वाला ये फसल है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है या डिमांड है ये काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ रही है। पूरे साल भर इसको डिमांड रहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि होटलों में पाव भाजी सेंटर्स होते हैं, ढाबे हैं, हर जगह पे शिमला मिर्च का काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है और इसकी मार्केट में अच्छी दाम भी हमें मिल जाते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि हमारी फसल ज़्यादा पैदावार कैसे दे और इसकी जो गुणवत्ता भी अच्छी कैसे आए। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जो पौधे तो ठीक चलते नहीं हैं और जब पौधे ठीक नहीं चलते तो उसमें आने वाले फल भी अच्छे नहीं होते और अगर अच्छे फल नहीं रहेंगे तो हमारी उपज कम हो जाती है। साथ ही साथ उसका बाज़ार में जो रेट है वो भी हमें कम मिलता है और हमारा आर्थिक नुकसान होता है। तो शुरू से इसकी केयर करना ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ किसानों को कि कोई भी अच्छी फसल के लिए भूमि का अच्छा स्वास्थ्य होना ज़रूरी है। अगर भूमि का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पौधे का स्वास्थ्य अच्छा होगा और पौधे का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उपज भी अच्छी होगी और खाने वाले भी किसानों को दुआ देंगे। तो इसमें शिमला मिर्च के बारे में जैसे आपको पता होगा कि ये थोड़ा सा खाद इसमें ज़्यादा लगता है, इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, खास करके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके साथ साथ ही कैल्शियम और मैग्नीशियम और गंधक, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हमको देने पड़ती है। लेकिन इसको सबको एक साथ नहीं देना है। जैसे जैसे फसल की ग्रोथ होती है या फसल आगे बढ़ती रहती है तब तब इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे खाद का उचित फायदा जो है फसल को मिल सके। तो शुरू में आपको देना है बेसल डोज, जो आप देते हैं फसल लगाने से पहले और आपका जो मल्चिंग पेपर डालने से पहले इसको हमें कैरियों में मिला देना है। उठी हुई कैरी आप बनाते हैं, ड्रिप इरिगेशन आप लगाते हैं तो इसमें जैसे आप बेड बन जाएंगे थोड़ा हल्का पानी उसको दे करके थोड़ा सा नम बना लीजिए। उसके बाद में उसमें खाद मिला दीजिए। खाद के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि हमेशा पूरी सड़ी हुई गोबर खाद मिलाइए। अगर आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद की शाश्वती नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो आप मशरूम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में अगर सड़ी गोबर की खाद हो तो 8 से 10 टन तक आपको देना है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट या मशरूम कंपोस्ट आपको देना है तो सिर्फ 600 से 800 किलो 1 एकड़ में काम हो सकता है। उसके बाद में उसमें नीम की खली ज़रूर डालना है, 1 एकड़ में 100 से 150 किलो। उसके बाद में उसमें डीएपी डालना है या डीएपी नहीं डालो तो एसएसपी डालना है। 100 किलो डीएपी और एसएसपी 200 किलो इस मात्रा में आपको देना है। साथ में इस फसल की पोटेश की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें एमओपी भी आप 25 से 30 किलो डाल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, इसके साथ में आपको माइक्रोराइजा का प्रयोग करना है, जो एक मित्र फफूंद है जो हमारे पौधों को और जड़ों के विकास के लिए काफ़ी मदद करती है और पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करती है। तो ये हुआ आपका बेसल डोज या शुरू में देने वाला। उसके बाद में आपको पौधे नर्सरी से जो लाते हैं वो लगाना है। उन पौधों को आपने पहले दिन कार्बनडेजिम, पिप्रोनिल या कार्बोसल्फान और समुद्री शैवाल का स्प्रे दे करके एक तरह से स्वच्छ बनाया है, स्वस्थ बनाया है, उसको आप लगाइए। लगाते समय ध्यान रहे कि जड़ों को कोई भी किसी भी तरह की
डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए बड़े आराम से इनको जो है पौधों को आप खड्डे में डालिए। जहां आपने कर रखा है, एक कटिंग कर रखा है मल्चिंग पेपर को, पहले खड्डा बना दीजिए, उसमें हल्के हाथों से उसको लीजिए, बहुत ज़्यादा गहरा मत उसको दबाइए, और हल्के से उसमें मट्टी चढ़ा करके कवर कर लीजिए, और फिर लगाने के बाद में हल्का हल्का पानी दीजिए। इसके 2-3 दिन बाद से ही हमें कुछ इसमें ड्रेंचिंग के माध्यम से कुछ चीज़ों को देना ज़रूरी होता है, और शुरू के दिनों में जड़ों का विकास अच्छी हो, पौधों की जो बढ़वार है वो अच्छी चलने लगे, इसलिए हमें लगाने के 2 या 3 दिन बाद ही बायो फर्टिलाइजर कंसोर्शियम होता है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग, पोटेश मोबिलाइजिंग, जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उसके साथ में बैसिलस और सुडोमोनास इनका भी प्रयोग होता है, और ट्राइकोडर्मा भी आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में आप ह्यूमिक और फुल्विक एसिड इनका भी एक मिश्रण जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं, और इसको आप 300 लीटर पानी बना दीजिए 1 एकड़ के लिए, और एक पौधों को आपको 50-50 ml ये पानी देना है। तो ये शुरू के 2 या 3 दिन में करना है। उसके बाद में 5 दिन के बाद में आपको फिर बायोफंजिसाइड्स देने हैं, और एक स्टिमुलेंट देना है, बायो स्टिमुलेंट होते हैं, और उसके साथ में सीवीड समुद्री शैवाल कारक देना है। मैंने शुरू में बताया कि इस फसल को, नाजुक फसल है, शुरू में अगर हम केयर नहीं करेंगे, उसको अच्छा खाना नहीं देंगे, उसके जड़ों की रक्षा नहीं करेंगे, तो ये आगे फसल अच्छी नहीं देगा। इसलिए शुरू के 15 दिन में इसको बहुत ही संभालना पड़ता है। तो ये 5 दिन बाद आप बायो फंजिसाइड्स और स्टिमुलेंट और सीवीड आप इसको दीजिए। उसके बाद में 8 से 10 दिन बाद आपको इसको खाना देना शुरू करना पड़ता है, जिसमें 19-19-19 ये ज़रूर देना है। 1 एकड़ में करीब 3 किलो आपको डालना है, और 300 लीटर पानी में मिला देना है इसको। उसके बाद में इसमें ह्यूमिक एसिड और एक पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एक होता है, जो ज़मीन में जो फाइटोप्थोरा नामक कवक होता है, जो फफूंद होता है, और पौधों के ऊपर जो एक फाइटोप्थोरा का बहुत भारी मात्रा में अटैक हो सकता है, इसकी रोकथाम या इसको रोकने के लिए हमें इसका प्रयोग अनिवार्य है। इसके साथ में आप कॉपर फंजिसाइड मिला सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और जड़ों के विकास के लिए आपको फुल्विक एसिड जरूर डालना है। तो ये 8 से 10 दिन के बाद की क्रिया हो गई। इसके बाद में करीब 5-7 दिन बाद या 15 दिन लगाने के बाद में आपको फास्फोरस की ज़रूरत इसके बढ़ जाती है, क्योंकि जड़ों का विकास अच्छी तरह से होना चाहिए। तो 1261-0 इसको आप दे सकते हैं 1 एकड़ के लिए 2 से 3 किलो। उसके बाद में उसमें लोहा ड्रिप या जो आयरन है, चिलेटेड आयरन, उसको आप दे सकते हैं। और यदि आपके भूमि का पीएच, ज़मीन का पीएच अगर ज़्यादा है, तो बहुत बार हम देखते हैं कि ज़मीन का पीएच जब ज़्यादा होता है तो जो खाद हम ज़मीन में देते हैं वो जड़ों के माध्यम से खींच नहीं सकते पौधा, इसलिए उसका पीएच नियंत्रित करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, एग्रीफ्लेक्स ओए जैसे ऑर्गेनिक एसिड अभी बाज़ार में मिलते हैं, उनका आप ज़रूर प्रयोग कीजिए। साथ ही मित्रों, इसमें काफ़ी कीड़े आते हैं, रस शोषक कीट आती है, इसमें थ्रिप्स है, लीफ हॉपर्स है, एफिड्स है जिसको आप माहू कहते हैं, और सफ़ेद मक्खी है। इन सबके नियंत्रण के लिए और उनके मॉनिटरिंग के लिए हमको पीले चिपकने वाले ट्रैप्स लगाने हैं, और इसमें आने वाली जो लीफ माइनर नाम की कीट है, जो पत्तियों को छेद करती है, पत्तियों का मतलब टनेल बनाती है और पत्तियों का नाश करती है, जिससे हमारे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी खराब होती है, और पत्तों को इंजरी होने से कुछ फफूंद के वजह से या बैक्टीरिया के वजह से बीमारी भी हमारे फसल में लग जाती है। तो इसके लिए हमको शुरू से ही इनके फेरोमोन या कामगंध ट्रैप्स होते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स कहते हैं उसको, टूटा एप्सुलाटा नाम के कीट के लिए जो मिलते हैं, उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। 1 एकड़ में ये 5 से 6 जो है ट्रैप्स आप लगा सकते हैं। इसके लिए डेल्टा ट्रैप आपको यूज़ करना है, और इसकी टीए के ल्यूर यूज़ करना है। तो ये हुआ आपका ज़मीन से देने वाला। इसके साथ में हमको कुछ स्प्रे भी शुरू करना पड़ता है,
तो पहला स्प्रे हमको किसी कीटकनाशी का करना पड़ता है। उसके साथ में आप एक बायोस्टिमुलेंट ले लीजिए, करीब 1 एकड़ में 400 ml आपको लगेगा 200 लीटर पानी में। और इसके साथ में एक एडजुवेंट जो आता है, वो एडजुवेंट ज़रूर आप डालिए, जिससे हमारी फसल पे जो हमने स्प्रे किया है उस स्प्रे का अच्छा परिणाम हमको मिले। उसके बाद में ग्रोथ पिकअप होती है, अच्छे नए पत्ते आते हैं। नए पत्ते आप देखेंगे कि ये सब जब करेंगे तो हमारे जो नए पत्ते बहुत ही स्वस्थ आते हैं, बहुत ही गहरे हरे रंग के आते हैं। और जब ये पत्ते ऊपर के आने लगते हैं तो नीचे के जो पत्ते हैं जो ज़मीन को टच करते हैं, ज़मीन के सतह के पास होते हैं, उनको आप ज़रूर हटवाइए। उनका हटाने से या कोई नीचे से कोई ब्रांच निकल आ गई तो उसको भी तोड़िए, जिससे हमारी जो प्लांट सीधा रहे। और नीचे के पत्ते हमने काट दिए हैं तो इसका जो एरेशन है वो जड़ों के पास अच्छा होता रहे और कोई भी नमी वहाँ नहीं जमेगी, कोई भी फफूंद की ग्रोथ वहाँ नहीं होगी और हमारे फसल पे बीमारी नहीं आएगी। तो ये हो गया लगाने से लेकर के 15 दिन तक शिमला मिर्च को आपको किस तरह से संभालना है। तो किसान भाइयों, यदि आपके इस विषय में कुछ समस्या हो, कुछ प्रश्न हो या और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप पूछिए, आप बताएंगे। हम इस विंडो पे आप अपना कमेंट ज़रूर डालिए, अपना प्रश्न ज़रूर डालिए, हम उसको सुलझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।